Good morning, students. Today we start lecture number 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक का नाम क्या बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझे बेटा, टॉपिक का नाम क्या है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहां देखिए बेटा, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया। एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है इस डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी, तो हम कहेंगे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। क्लियर है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, साथ साथ दो केस डिस्कस करते हैं हम। यहां भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड है। क्लियर है बेटा। दो केस, दो एग्जांपल एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, अच्छे से समझ पाएंगे आप इस चीज को। अब ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ले लिया। अब इसमें क्या प्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को बेटा हम तीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम किसी भी डाइपोल को ऐसे रख सकते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। क्लियर है। और वही दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इनके वही बीच में स्मॉल डिस्टेंस 2a है। क्लियर। या फिर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे भी प्लेस कर सकते थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ऐसे भी हम क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर सकते थे। या फिर हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू चार्ज। देखिए बेटा, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को तीन तरीके से प्लेस कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, रैंडमली कैसे भी तीसरे वाले में किसी भी एंगल के ऊपर रख सकते थे। क्लियर है। अब तीनों केसेस को थोड़ा ध्यान से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए बेटा, इस केस को थोड़ा समझने की कोशिश करें। दोनों केसेस को एक साथ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस नीचे वाले को देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स। क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो फोर्स कितना आ जाएगा, QE। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होता है, Q इंटू E। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नाम दे देते हैं F, जो कितना होगा, QE। कितना होगा, QE। सेम ये नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर भी फोर्स लगेगा, बट ये चार्ज नेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा बेटा, इधर, F इज इक्वल टू QE। नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन अपोजिट। तो ध्यान से देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस पर फोर्स लगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। क्लियर है। और दोनों पर जो फोर्स लगा है वो आप देख सकते हैं बेटा, इक्वल एंड अपोजिट है। क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यहां से हम लिखें इस पर्टिकुलर केस में नेट फोर्स कितना हुआ बेटा, 0। नेट फोर्स कितना हुआ, 0। अब सेकंड केस पर चलते हैं। इसमें भी वही चीज है बेटा, पहले नेगेटिव चार्ज पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा किधर, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मींस फोर्स इधर लगेगा, F इज इक्वल टू QE। क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो किधर लगेगा फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू QE।
इस केस में भी आप देख सकते हैं बेटा, दोनों चार्जेस पर जो फोर्स लगा वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो डाइपोल पर नेट फोर्स कितना, 0। तो हमने देखा कि आप चाहे ऐसे डाइपोल को प्लेस करें या ऐसे प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दोनों ही केस में नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। अब केस थर्ड को देखते हैं, इस वाले को समझे बेटा। इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कितना है, F इज इक्वल टू QE। सेम इस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव है तो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE। क्या इस केस में भी देखिए बेटा, दोनों चार्जेस पर जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है डाइपोल पर, तो नेट फोर्स कितना, 0। तो देखिए बेटा, तीनों सिचुएशन से हमें एक चीज तो क्लियर हो गया। क्या चीज क्लियर हुआ कि किसी भी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, चाहे आप कैसे भी उसको प्लेस करें, नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। एक चीज तो श्योर हो गई, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। सेकेंड देखिए बेटा, इन दोनों केसेस में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन है। क्या है, अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सो नेट टॉर्क भी 0 होगा, नेट टॉर्क भी कितना होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर है। अब इस वाले केस में देखें, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो है बट सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग नहीं है, सो नेट टॉर्क इस केस में 0 नहीं होगा। ध्यान से समझे बेटा। पहली बात तो हमने एक चीज पता किया कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा, बट टॉर्क 0 कब रहेगा, जब फोर्सेस क्या हो, अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन हो। बट इस वाले केस में जो थर्ड केस था, इसमें देखें जो फोर्स है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग नहीं है, इसलिए नेट टॉर्क है वो 0 नहीं होगा। क्लियर हुआ, समझ आया। ठीक है बेटा, यहां तक हमें सब क्लियर हो गया कि फोर्स कितना होगा, नेट टॉर्क कितना अप्लाई होगा। क्लियर। सेकेंडली एक चीज और समझे, यहां से हमें पता चलेगा। देखिए बेटा, तीसरे केस के अंदर देखिए आप, नेट टॉर्क 0 नहीं है तो कोई टॉर्क अप्लाई होगा। अब ध्यान से समझे बेटा, जब भी किसी डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स 0 है, टॉर्क अप्लाई होगा, 0 नहीं है टॉर्क, तो वो टॉर्क जो अप्लाई होगा इस केस के अंदर वो इक्वल होगा एट एवरी पॉइंट। आप चाहे इस पॉइंट पर निकाल लें, इस पॉइंट पर निकाल लें, इस पॉइंट पर निकाल लें, या कहीं भी निकाल लें, पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप फाइंड आउट करेंगे किसको, टॉर्क को, तो वो इक्वल आएगा हर पॉइंट के ऊपर। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। क्लियर है बेटा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आप सभी को आनी चाहिए, नोट डाल के लिख लें। इफ नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स 0 है, देन नेट टॉर्क may or may not be 0। जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स तो 0 होगा, बट टॉर्क होगा वो मे और मे नॉट भी 0। वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट the net torque about every point of electric dipole is same। बट ये चीज ध्यान रखें कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो नेट फोर्स तो 0 होगा, टॉर्क में और मे नॉट भी 0। वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी, बट अगर नेट फोर्स 0 है तो हमें पता है टॉर्क किसी भी पॉइंट के ऊपर आप निकाल लें, हर जगह क्या रहेगा, सेम। टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेम।
एंड साथ में एक चीज और भी समझें, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, टॉर्क लग रहा है तो ऑब्वियसली डाइपोल सर्कुलर मोशन में होगा, रोटेशन करेगा, तो जो रोटेशन होगा इसका एक्सिस कहां होगा, तो एक्सिस कहां होगा, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज along the center of mass। अगर हमारा डाइपोल फ्री है, अब आप देख सकते हैं यहां डाइपोल फ्री है कैसे भी पाथ में रोटेट करने के लिए, तो इस पाथ का जो एक्सिस होगा, रोटेशन पाथ का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, वो कहां से होगा, अलोंग द सेंटर ऑफ मास या फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? एंड अलोंग द, और किसके अलोंग होगा, टॉर्क वेक्टर के, टॉर्क वेक्टर के, जिस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ध्यान से समझे बेटा, ये 3 लाइनें हमने लिखी, इनका महत्व बहुत ज्यादा है, समझे। हमें क्या क्या यहां से पता चला, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, चाहे आप कैसे भी प्लेस करें। बट जो नेट टॉर्क है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करेगा कि कैसे प्लेस है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इन दोनों केसेस में सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग फोर्स लग रहा था तो नेट टॉर्क भी 0 था, बट इस केस में जो फोर्स लग रहे थे इक्विवेलेंट अपोजिट, वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग नहीं थे, इसलिए नेट टॉर्क 0 नहीं था। तो 2 बातें तो यहां तक क्लियर हो चुकी थी। तीसरी चीज हमने क्या लिखा, बट द नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज सेम। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो टॉर्क लगेगा वो आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर लें, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। जो इस डाइपोल का सेंटर ऑफ मास होगा वहां से क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा। लेकिन जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहां पर बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी काफी डायरेक्शंस हो सकती हैं सेंटर ऑफ मास से। तो किस डायरेक्शन के अलोंग होगा एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर, अलोंग द टॉर्क वेक्टर, जिस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। तो आप यहां देख सकते हैं बेटा, यहां टॉर्क किधर लगेगा, मान लीजिए इस मिड पॉइंट पर हमें सेंटर पर क्या निकालना है, टॉर्क, तो किधर आएगा सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क। आप देख सकते हैं हमारा फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स इधर, तो टॉर्क इधर इनवर्ड डायरेक्शन में, तो टॉर्क अंदर लग रहा है, तो अंदर की साइड ही क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे रोटेट करेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा हमारा, ऐसे होगा। क्लियर हुआ बेटा? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स हमेशा 0, नेट टॉर्क में और मे नॉट भी 0, और जो टॉर्क हमारे पास आएगा उसकी वजह से क्या करेगा, हमारा जो डायपोल है उस रोटेशन करेगा, रोटेशन का जो सेंटर होगा, क्या एक्सिस होगा ऑफ रोटेशन, वो कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल से पास होगा, और अलोंग होगा किसके, टॉर्क वेक्टर के। किसके अलोंग होगा, टॉर्क वेक्टर के अलोंग होगा। सारी बातें क्लियर हुई? अब आगे देखिए बेटा, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि वो टॉर्क कितना अप्लाई होगा। अभी तक तो हमने ये जाना टॉर्क होगा या नहीं होगा, किधर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास होगा, ये सारी बातें अभी तक हमने डिस्कस की। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना टॉर्क अप्लाई होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। अब हम वो टॉर्क फाइंड आउट करते हैं, कितना टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई होगा। वही चीज है हमारे पास, मान लेते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है। कितना है, 2a है। तो सबसे पहले इस केस में बेटा टॉर्क अप्लाई होगा, हमें पता है, वो टॉर्क हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, हमने +1 क्लास में पढ़ा था, R क्रॉस F पढ़ा था ना। इट मींस क्या होता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने निकाल रखा है, कितना है दोनों का? QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ये है हमारा परपेंडिकुलर। ये मान लेते हैं एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल थीटा हमारा डाइपोल है। ध्यान से समझे बेटा, यहां पर डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन ये है, डाइपोल मोमेंट P। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो P और E के बीच में एंगल थीटा, और ये थीटा है, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कितना? थीटा। अब ये थीटा है, तो क्या ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई? तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इस पॉइंट को मैं A नाम दे देता हूं, इसको B और इसको C। तो AC हमारा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें पता है कैसे हम AC को फाइंड आउट करेंगे। जिसको निकालना उसे ऊपर रखें, जिसका वैल्यू पता है उसे नीचे पता किसका है? AB का। अब AC देखिए बेटा क्या है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन AB क्या है? हाइपोटेन्यूज। और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो AC का वैल्यू आ गया, AB इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में कितना? 2A साइन थीटा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आया बेटा? 2A साइन थीटा AC, क्योंकि एंगल के सामने वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कितना हुआ? 2A साइन थीटा। यहां पर प्लेस कर देते हैं 2A साइन थीटा। क्लियर है? अब आगे देखिए बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे बेटा, Q इंटू 2A। ये हम पीछे पढ़ चुके, क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं P। क्या? P हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। E एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास टॉर्क आ गया। टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी बार पेपर में पूछा गया बेटा क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो उस पर टॉर्क कितना अप्लाई होगा? कितना अप्लाई होगा? PE साइन थीटा। क्लियर है? या आप इसमें एक चीज और समझिए, ये थीटा क्या है बेटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। आप देख सकते हो P एंड E के बीच का एंगल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू, जब देखो P और E के बीच का एंगल थीटा है, तो हमें पता है ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। तो टॉर्क का फार्मूला आ गया हमें वेक्टर फॉर्म में, कितना? P क्रॉस E। क्लियर हुआ बेटा? अब एक चीज और यहां पर ध्यान से समझे बेटा, हम टॉर्क का फार्मूला P क्रॉस E है, इसको E क्रॉस P नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ध्यान से समझे बेटा, जो हमारा टॉर्क है वो किधर अप्लाई हो रहा है? टॉर्क अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है, अभी हमने बताया था। फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ध्यान से देखिए बेटा, P थीटा जो हमारा है वो कहां से है? P से E की तरफ, P से E की तरफ। तो क्या आएगा? P क्रॉस E। टॉर्क का फार्मूला क्या आएगा बेटा? P क्रॉस E। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा टॉपिक, व्हेन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा और कितना टॉर्क उस पर अप्लाई होगा। अब यहां पर देखिए बेटा, और क्या क्या केसेस बन सकते हैं। केस क्या है? टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, टॉर्क मैक्सिमम कब और टॉर्क मिनिमम कब। सबसे पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमें पता है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कब? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे इफ थीटा इज 90 डिग्री देन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा 90 होगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। और साइन 91 होते ही टॉर्क कितना आ जाएगा? PE विच इज मैक्सिमम टॉर्क। क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क। तो पहला केस बेटा समझ आया, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा, और थीटा 90 होगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। और साइन 91 तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया? PE विच इज मैक्सिमम टॉर्क।
सेम बात मिनिमम कब होगा। दूसरा केस देखिए बेटा, टॉर्क मिनिमम कब होगा। हमें यहां से क्लियरली दिख रहा है टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम हो। और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बेटा, 0। कितना होता है, 0। कब होता है, 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। तो हम दिखाएंगे, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री, देन टॉर्क, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0। साइन 0 डिग्री पर भी 0 होगा और साइन 180 पर भी 0 होगा। और अगर साइन थीटा 0 हो गया तो कंप्लीट टर्म टॉर्क भी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, विच इज मिनिमम टॉर्क। क्या है, मिनिमम टॉर्क है। तो हमें कंप्लीटली समझ आ गया बेटा, जब इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। पॉइंट्स में याद करो, सबसे पहला पॉइंट, कैसे भी प्लेस करें हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर नेट फोर्स कितना, 0 लगेगा। क्लियर। नेट टॉर्क में और मे नॉट भी 0 हो भी सकता है और नहीं भी, बट टॉर्क एट एवरी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज सेम। सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक डायपोल के जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर क्या आएगा, टॉर्क सेम आएगा, बिकॉज नेट फोर्स कितना है, 0 है। क्लियर है। टॉर्क की वजह से डायपोल है वो रोटेट करेगा सर्कुलर पाथ में, और उस सर्कुलर पाथ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो कहां से पास होगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और किसके अलोंग होगा, अलोंग द टॉर्क वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद टॉर्क कितना अप्लाई होगा ये हमने यहां से निकाला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से कितना आया, टॉर्क के फॉर्मूले, या तो आप कहें पीई साइन थीटा या क्या कहें, पी क्रॉस ई कहें। क्लियर है बेटा। उसके बाद टॉर्क मिनिमम कब होगा और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी से रिलेटेड है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट होगा तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना लगेगा। तो टॉपिक हमारा क्या है, इस टॉपिक में तो हमने क्या फाइंड आउट किया, टॉर्क जब इलेक्ट्रिक डायपोल कहां रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉपिक हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, of an electric dipole present in uniform electric field, present in uniform electric field। ध्यान से समझो बेटा, बिल्कुल इजी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो वही केस, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड हो। तो हमने दिखा दिया। अब इसमें हमारे पास कोई एक टॉर्क रखा हुआ है, ये देखिए बेटा एक टॉर्क है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर है। एक टॉर्क रखा हुआ है, मान लेते हैं कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो इस समय इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा 1। मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा 1 है। क्लियर है। या मैं इसको नाम क्या दे सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। स्टार्टिंग में डायपोल ऐसे रखा हुआ था। क्लियर, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ध्यान से समझे बेटा इस चीज को, ध्यान से समझे। मान लेते हैं हमने डायपोल को रोटेट करवाया और डायपोल को हम यहां ले आए, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू पर ले आए। मान लेते हैं इस समय ये जो एंगल है ये है थीटा 2। कितना है, थीटा 2 एंगल है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है वो हम दिखा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा 2 और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इस चीज को समझे बेटा, हमारा डायपोल थीटा 1 एंगल पर था, रोटेट करके हम थीटा 2 एंगल पर लाए
तो कितना पोटेंशियल एनर्जी था, इनिशियली था वो तो θ1 पर था, फाइनली था वो θ2 पर था। तो यहां से यहां तक डाइपोल को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, वर्क डन। तो वो वर्क डन कितना हुआ, ध्यान से देखिए बेटा, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन। भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन। इतना ही तो वर्क डन हमने किया है डाइपोल को रोटेट करने के लिए, क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, वो वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। क्या कर लेते हैं, वर्क डन फाइंड आउट। अब ध्यान से देखिए बेटा, वो वर्क डन कैसे फाइंड आउट होगा, जब यहां से यहां तक हमने क्या करवाया है, डाइपोल को रोटेट करवाया है, डाइपोल को रोटेट करवाया है, तो हर बार एंगल चेंज हुआ है, और एंगल चेंज हुआ है इट मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, और डायरेक्शन चेंज हुआ है तो हम सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हैं। देखिए बेटा कैसे, हम मान लेते हैं हमारा डाइपोल, थोड़ा समझे बेटा, यहां था, किसी भी जर्नली थीटा एंगल पर था, और थीटा एंगल पे जाके हमने स्मॉल मूव करवाया है, बहुत स्मॉल, ये मान लेते हैं कितना मूव करवाया है, डी थीटा। ध्यान से समझे बेटा, पहले θ1 एंगल पे था, हमने मूव करवा के θ2 पर लेके गए, मान लेते बीच में कहीं थीटा एंगल पे था और उससे डी थीटा स्मॉल क्या हुआ, हमने मूव करवाया स्मॉल एंगल पर, डी थीटा एंगल पर मूव करवाया। तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लें। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है बेटा, क्या आएगा हमारे पास, स्मॉल वर्क डन क्या आएगा, सिंपली देखें, अगर लीनियर मोशन होता तो फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी यहां पर एंगुलर है तो क्या आएगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा, ये आ गया हमारे पास। नेट वर्क डन के लिए क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, नेट वर्क डन जब डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट वर्क डन आ गया हमारे पास, क्लियर है। अब यहां से देखें, टॉर्क का फार्मूला हमें पता है, कितना है बेटा टॉर्क का फार्मूला, पिछले टॉपिक में पढ़ा था, टॉर्क कितना अप्लाई होगा इस पर, पीई साइन थीटा, क्लियर है। या पहले सिंपली डॉट प्रोडक्ट को सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, टी डी थीटा कोस थीटा ऑफ और इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बेटा, इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, θ1 से स्टार्टिंग में θ1 पे था, बाद में हमने मूव करवा के कहां ले गए, θ2 पर, तो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 से θ2 तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब ये आगे देखिए बेटा, ये जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है डी का वो इधर है, और जो टॉर्क अप्लाई हुआ है वो अंदर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है, तो एंगल कितना हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री, क्लियर है। अभी आगे सोल्व करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, टॉर्क की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, टॉर्क कितना, पीई साइन थीटा डी थीटा, कोस 180 का वैल्यू -1, θ1 से θ2। यहां तक बेटा समझ आया, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि यहां टोटल वर्क डन θ1 से θ2 के बीच में हुआ, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल हमारा क्या आ गया, वर्क डन, क्लियर है। नेगेटिव आएगा तो हमें पता है हमने अगेंस्ट किया है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्लियर है। उसके बाद स्मॉल वर्क डन का फार्मूला क्या हो गया, टाउ डॉट डी थीटा। उसके बाद जब हमने डॉट प्रोडक्ट को सोल्व किया तो कोस 180, क्योंकि डी थीटा और टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180। उसके बाद टाउ की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, पीई साइन थीटा पुट कर दिया हमने, तो वर्क डन कितना आएगा, यहां से देखिए बेटा, माइनस इंटीग्रेशन किसका होगा, डी थीटा बता रहा है, किसका, साइन थीटा का, तो पीई इंटीग्रेशन से बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कोस थीटा, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा। लिमिट कहां से कहां, θ1 से लेकर θ2 तक। सोल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आएगा वर्क डन हमारे पास, पीई तो एज इट इज, पीई तो एज इट इज, कितना आएगा देखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अप्लाई कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया, कोस θ2 माइनस कोस θ1, दिस इज द वर्क डन।
वर्क डन का फार्मूला हमारे पास था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, पुट कर दें यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू पीई कोस थीटा 2 माइनस पीई कोस थीटा 1। यहां तक समझ आया बेटा? सभी को बहुत आसान था, कुछ भी नहीं किया। पहले हमने वर्क डन का फार्मूला पता था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकाला, वर्क डन का फार्मूला पुट कर दिया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब ध्यान से देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने +1 में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, तो हम हर जगह एक रेफरेंस पॉइंट मानते थे जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना मानते थे? 0। जैसे मैं कहता हूं ये चौक, ये मार्कर है, ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, तो बताओ इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है? तो हम मान के चलते हैं हमारा ग्राउंड क्या है? रेफरेंस पॉइंट, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो सेम यहां पर भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? देखिए मैं पीछे का थोड़ा रफ कर देता हूं, 2 स्टेप्स बाकी हैं, समझे। तो हमें एक पॉइंट ऐसा मानना पड़ेगा जहां पोटेंशियल एनर्जी कितना हो? 0। उसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। क्लियर है? तो मान लेते हैं इफ θ2 इज 90 डिग्री, θ2 को हमने क्या मान लिया? 90 डिग्री, और वो रेफरेंस पॉइंट है जहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। तो ध्यान से देखिए बेटा, क्या हो जाएगा? u इनिशियल माइनस u फाइनल। फाइनल किसकी वजह से था? θ2 की वजह से, और θ2 कहां पर है? 90 पर, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू पीई कोस θ2। कोस θ2 की वैल्यू 90, तो कोस 90 कितना? 0। तो ये पूरी टर्म 0 माइनस पीई कोस θ1। क्लियर? तो हमारे पास u इनिशियल आ गया माइनस पीई कोस θ1। आप देख सकते हैं बेटा, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था? ध्यान से समझे, ये हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसमें एक डाइपोल रखा हुआ था इनिशियली θ1 एंगल पर। इनिशियली किस पर रखा हुआ था? θ1 एंगल के ऊपर रखा हुआ था। तो इस समय इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना था? इनिशियली माइनस पीई कोस θ1। ये था इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। क्लियर है? अब ये θ1 पे था। जनरली मैं कहता आपको कि कोई भी डाइपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताओ उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस पीई कोस थीटा। θ1 की जगह थीटा बोल देता तो क्या हो जाता? माइनस पीई कोस थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पीई कोस थीटा होगी। तो हमारा डाइपोल है वो θ1 एंगल पे रखा हुआ था इनिशियली, तो उस समय इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना था उसका? माइनस पीई कोस θ1। इट मींस अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस पीई कोस थीटा। क्लियर है? पर यहां पर एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये सभी चीजें तभी वैलिड है जब हम रेफरेंस पॉइंट किसको मान के चल रहे हैं? θ2 90। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसिडर कर रहे हैं। समझ आया? तो ये था आपका टॉपिक जिसका नाम था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ बेटा? तो हमने अभी तक 2 टॉपिक्स पढ़े और दोनों में देखा जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसकी वजह से टॉर्क कितना अप्लाई होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना अप्लाई होगा? किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान से रखिए बेटा, वैसे ये हमारे कोर्स में बहुत कम आता है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। देखिए बेटा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ध्यान से समझो बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा कैसे, पहले तो आपको सिचुएशन दिखाते हैं कैसे ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, या ऐसे ऐसे ले लेते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज। देखिए बेटा ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच में वही डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस है 2a, और ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ध्यान से समझो बेटा कैसे हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ये बीच में सेंटर, सेंटर से एक चार्ज r डिस्टेंस पर कैपिटल Q रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइपोल रखा हुआ है, किसकी, इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। अब ध्यान से देखें, इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो ध्यान से देखिए आर क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग होगा, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो ध्यान से देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो एक प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट है, इट मींस हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब हमसे क्या पूछा जा सकता है बेटा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स बताओ, क्या बताओ, नेट फोर्स कितना होगा। या ऐसे भी कह सकता था क्वेश्चन को, देखो मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहां पर ऐसे कह देता, एक इनफाइनाइट वायर ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। तो इस पर भी इसकी वजह से क्या है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो ये किस में रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये भी किसका केस हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी आपसे क्या पूछ सकता है कि बताओ इस इनफाइनाइट वायर ऑफ चार्ज की वजह से नेट फोर्स कितना होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, वही नेट फोर्स पूछ सकता है आपसे। या फिर एक और केस ऐसा भी कर सकता था, देखो कितने भी केस बन सकते हैं बेटा, ऐसे पूछ सकता था, यहां पर एक रिंग है ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग पर, कितना, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, इसकी वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो बताओ इस रिंग की वजह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा। तो बेटा आप, मैंने 3 एग्जांपल्स अभी तक लिए और इनसे आप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं। यहां हमने प्लस क्यू चार्ज रखा तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक वायर ऑफ इनफाइनाइट चार्ज रखा तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक रिंग ऑफ चार्ज रखा तो भी, मैं डिस्क रखता तो भी, कुछ भी आप रखते तो सभी के लिए ये किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इनकी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं एक जर्नलाइज रिजल्ट करता हूं, उसके बाद हम इन तीनों जो मैंने एग्जांपल्स लिए इन तीनों का सॉल्यूशन भी हम करेंगे, बट पहले क्या, एक जर्नलाइज रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट क्या है हमारे पास, पहले रिजल्ट को समझें उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस, वही सेंटर से
आर डिस्टेंस पर, कहां पर, आर डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। मैं जर्नलाइज रिजल्ट कर रहा हूं पहले, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। और अब ध्यान से देखें, ये जो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम कह रहे हैं डाइपोल लेंथ। क्लियर, हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं 2a जिसको हम मानते थे। ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू द आर। क्लियर है, तो क्या ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो मैं इसको डी आर लिख सकता हूं बेटा, स्मॉल, जर्नलाइज करने की टर्म में डी आर स्मॉल डिस्टेंस है। ध्यान से समझे, दो चार्जेस, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, उनके बीच का स्मॉल डिस्टेंस कितना, डी आर। डी आर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आर के कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल है, तो मैंने इसको लिख दिया डी आर। क्लियर है, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है, अब समझे ध्यान से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। क्लियर है, जो इस डायरेक्शन में होगा, नाम दे देता हूं E1, और इस जगह पर भी क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, नाम दे देता हूं E2। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से दोनों चार्जेस के ऊपर डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक पर मान लेते हैं E1 और एक पर E2। हमने E1 और E2 क्यों माने, दोनों पर E क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो इस जगह लग रहा है E1 और इस जगह क्या लग रहा है, E2। क्लियर है, अब फोर्स की बात करते हैं, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा बेटा, ये देखिए, ये चार्ज नेगेटिव है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर, अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कितना होगा, QE, माइनस QE कह सकते हैं इसको। क्लियर है, और इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर, जो कितना होगा, F इज इक्वल टू QE2। कितना, QE2, ये कितना था, QE1। क्लियर है, क्योंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था यहां पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 था। तो नेट फोर्स कितना हुआ, ध्यान से देखिए बेटा, हमें तो नेट फोर्स बताना है। क्या बताना है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना होगा, QE2 माइनस QE1। क्या होगा, QE2 माइनस QE1। तो नेट फोर्स हमारे पास, Q कॉमन निकाल लें, क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, यहां पर F नेट इज इक्वल टू Q एज इट इज, E2 माइनस E1, ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच का डिफरेंस, मैंने इसको लिख दिया DE। क्या लिख दिया, D, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो क्या लिख दिया, DE। अब ध्यान से समझे बेटा, DR से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और DR से ही मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखिए क्या होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A, यहां 2A कितना है, DR, तो Q इंटू DR क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। तो यहां से देखिए बेटा, Q इंटू DR, ये तो क्या बन गया हमारे पास, P, क्या बन गया, P, और DE बाई DR। तो हमें जर्नलाइज, हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि जब भी नेट फोर्स हमें निकालना हो तो वो कितना आएगा, P डाइपोल मोमेंट इंटू DE बाई DR, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर है, ये हमारे पास जर्नलाइज फार्मूला आ गया। अब आप जो मैंने तीनों एग्जांपल लिए थे, इस फॉर्मूले से तीनों की वजह से नेट फोर्स निकाल पाओगे। चार्ज का तो मैंने निकाल के दिखाई दिया है, निकाल देता हूं एक बार। देखिए पहले जर्नलाइज रिजल्ट समझ आया कि नहीं, एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले एक डाइपोल लिया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का अरेंजमेंट, उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस dr था, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक प्लस q चार्ज था, जिसकी वजह से इसके माइनस q चार्ज के पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था और यहां पर E2 था। E1 और E2 अलग अलग क्यों थे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां अलग होगी यहां अलग होगी, तो एक जगह E1 एक जगह E2, प्लस q से दोनों पर होगी किधर, अवे। क्लियर है, तो डायरेक्शन दोनों का उधर। अब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, उधर। क्लियर है, पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव पर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स कितना आ गया, Q E2 माइनस Q E1 हमने सोल्व करके और dr से मल्टीप्लाई कर दिया, dr से डिवाइड करके फॉर्मूला जर्नलाइज बना दिया। अब ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला अगर आपको बेटा याद है तो आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स निकाल पाएंगे। जो पीछे तीन मैंने के क्वेश्चंस दिए थे, तीनों का आंसर हम दे पाएंगे इस जर्नलाइज रिजल्ट से।
तो देते हैं, देखिए बेटा कैसे तीनों क्वेश्चन सोल्व होंगे। बिल्कुल आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए मैं तीनों क्वेश्चंस को करके दिखा रहा हूं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस हैं, स्मॉल डिस्टेंस इनके बीच में 2a है, क्लियर। सेंटर से r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ। बताओ इसकी वजह से डायपोल पर नेट फोर्स कितना होगा, इसकी वजह से डायपोल पर नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स का फार्मूला है हमारे पास, नेट फोर्स का फार्मूला क्या है, P क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ E dE प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें पता है कितना होगा बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो के क्यू बाई आर स्क्वेयर अपॉन डी आर, क्लियर है। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ये तो एज इट इज, या पी आप पी की टर्म में भी रख सकते हो या क्यू इंटू 2a लिख सकते हो। अब यहां से देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं बेटा, पी की टर्म में ही रख लेते हैं इसको। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, के कांस्टेंट टर्म है, क्यू भी कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन से बाहर 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर कितना आएगा, 1 बाई आर स्क्वायर, ऊपर जाके आर की पावर -2। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर आगे -2 आगे, पावर में एक ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -1 -3, नीचे आके क्या हो जाएगा, r3। तो ये था हमारा आंसर जो हमसे पूछा गया था। क्या पूछा था हमसे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा, -2pkq बाई r3। क्लियर है, कैसे हुआ, बस सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था, P एज इट इज dE बाई dr, E का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, E हमें पता था कितना होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से kq बाई r स्क्वायर, बस इसका सीधा डिफरेंशिएशन करना था। आया समझ। सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, देखिए हमारे पास ये पॉइंट की जगह यहां पर क्या होता है, एक इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट वायर ऑफ चार्ज होता है। चार्ज कितना, लैम्डा कूलम पर मीटर, क्लियर है। तो ऐसा केस हमने किया था, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बेटा देखिए पीछे क्या था, के लैम्डा बाई आर, कितना था, के लैम्डा बाई आर, क्लियर है। तो यहां पर करते हैं सोल्व, सीधा फार्मूला है एफ नेट का, एफ नेट क्या होगा हमारे पास, पी डीई, का वैल्यू ये रहा, तो डी के लैम्डा बाई आर अपॉन डी आर, वही सीधा पी तो एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन तो के लैम्डा कांस्टेंट टर्म, 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन, 1 बाई आर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आर की पावर -1, डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आगे -2 मतलब आर स्क्वायर, सीधा डिफरेंशिएशन किया, बस कुछ भी नहीं किया। तो नेट फोर्स कितना आया, -p के लैम्डा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्लियर है। रिंग होता तो उसकी वजह से भी आप कर सकते थे, बस आपको क्या पता होना चाहिए, अब तो उन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर रिंग होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रिंग की वजह से, रिंग ऑफ चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर, वही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, फार्मूला याद होना चाहिए। कितना होता है बेटा, 2k लैम्डा बाई आर, कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर, बस सीधा फॉर्मूला पुट करके सोल्व करना था। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन हो जाता, क्या हो जाता, डिफरेंशिएशन। तो ये था हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।